दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल A2 एकेडमी में। लेके मैं फिर से हाजिर हूँ एडुटेरिया का सेट नंबर 10। सेट नंबर 10 के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। जितने भी जीके जीएस के आए हुए क्वेश्चन हैं, सेट लगाने से फायदा ये होता है कि आपकी तैयारी भी होती है और पिछले वर्षों के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको एक जगह मिल भी जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू किया जाए। क्वेश्चन शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, ताकि हमें भी थोड़े मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, मैं पेन तो सेलेक्ट कर लूँ। चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास। किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ है? जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये हुआ था बालाजी बाजीराव। ठीक है इनके समय में हुआ था और इनका कार्यकाल जो था 1740 ईस्वी से लेके 1761 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। किसके समय में हुआ था मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विकास? बालाजी बाजीराव। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ, बताओ दोस्तों कब हुआ था? किसके समय में हुआ था? लॉर्ड एलन बरो के समय में, लॉर्ड हॉन्डिंग्स के समय में, लॉर्ड फॉकलैंड के समय में, लॉर्ड एम हस्ट के समय में? ठीक है, जल्दी बताओ किसके समय हुआ था? ये हुआ था एलन बरो के समय में। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? बताओ दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताओ कौन सा इसका सही होगा? तो इसका सही हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक है, और दयानंद सरस्वती जी ने ही आर्य समाज की स्थापना करी थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। उन्होंने अपने धार्मिक सामाजिक सुधारों के कारण मार्टिन लूथर की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, सब बातें ध्यान रखिएगा। चौथे नंबर पे चलते हैं। अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? तो दोस्तों ये बने थे 1740 ईस्वी में। अली वर्दी खां 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बना तथा 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा बातें। ठीक है, चले आगे। चौथा हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? बताओ। गोपाल हरि देशमुख, नारायण गुरु, ईश्वरचंद विद्यासागर, एमजी रानाडे? जल्दी बताइए दोस्तों। ये कहा जाता है एमजी रानाडे जी को। आगे चलें। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में किया गया? बताओ दोस्तों। भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय ने किया था 1191 में। ठीक है, आगे चला जाए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताओ दोस्तों। अमृत बाजार पत्रिका सही है, और मीरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ये भी सही है। इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर ये भी सही है। द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले दिया हुआ है, जबकि ये किया था मदन मोहन मालवीय ने। मदन जी ने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ठीक है, ये बातें ध्यान रखिएगा। आगे चला जाए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ये तो बच्चा बच्चा बता देगा। अगर आप ना बताया जाए क्या फायदा फिर पढ़ाई का? बताओ दोस्तों। ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है, प्रथम रेल लाइन 16 अप्रैल 1853 बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? जल्दी बताओ दोस्तों। ये हुआ था 1918 ईस्वी में। आगे चला जाए। ठीक है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया? बताओ दोस्तों। एक धर्म एक जाति का नारा किसने दिया? तो एक धर्म एक जाति का नारा नारायण गुरु ने दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया? बताओ दोस्तों। ये किया गया था चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह बताइए।
किसके नेतृत्व में हुआ था? गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। और कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे चला गया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ दोस्तों। 12 नंबर। सब पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं ना कहीं बीपीएससी ने पूछे हुए हैं, और इन्हीं में से क्वेश्चन बनने ही बनने 100%। आप ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिए। बताइए दोस्तों, कौन सा सही है इसमें? 12 नंबर। ये हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनंग फकीर कहकर संबोधित किया था? बताओ दोस्तों। ने किया था विंस्टन चर्चिल ने। कब कहा था? 1931 में। ठीक है, जब महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे, तब वहां सम्राट जॉर्ज पसंद ने उन्हें बर्मिंघम पैलेस बुलाया था, और वहीं पे चर्चिल वाला इस कथन को 1931 में कहा गया था। ठीक है, 14 नंबर क्या कह रहा है? द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? बताओ दोस्तों। ये की गई थी कालाशोक। कब की गई थी? 383 ईस्वी में शासनकाल में वैशाली में आयोजित की गई थी, और अध्यक्षता किसने की थी? सब्बा कामी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर। और ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठगी प्रधान। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? ठगी प्रधान का दमन, विलियम बेंटिक सही है। हिल्बर्ट बिल, लॉर्ड लिटन, ये गलत है। रिंग फ्रेस की नीति, ये भी सही है। दास प्रथा का अंत, लॉर्ड एलन बरो। फिडल बिल, ये लॉर्ड रिपन ने की थी 1884 से इनका कार्यकाल 88 तक। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल में लाया गया था। आगे चलते हैं। 16 नंबर को क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? बताओ दोस्तों। ऑपरेशन जीरो आवर 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये चलाया गया था। इसके तहत सभी बड़े नेताओं जैसे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू आदि को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके समय में चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। ठीक है, आगे चला गया। इस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? बताओ दोस्तों। ये कहा था CF एंड्रयूज ने। ठीक है, आगे चला गया। भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है? बताओ दोस्तों। 18 नंबर। भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो ये हैं भारत तेंदु हरिश्चंद्र। भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, आगे चला गया। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। बताओ दोस्तों। 19 नंबर क्या होगा? कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा, यानी ऑप्शन नंबर बी से सही है। कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित। इसमें कर्म मीमांसा, पूर्व मीमांसा या धर्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? बताओ दोस्तों, कहाँ प्राप्त हुआ था ये हुआ था कुशीनगर। इसका सी। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? बताओ दोस्तों। विजयनगर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? कौन है ये है देवराय द्वितीय। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के चौथे शासक देवराय द्वितीय ने ही मुस्लिमों को सेना में प्रथम बार भर्ती में स्थान दिया। अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध भी बनाया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का। ठीक है, आगे चला गया। किसके प्रशासनिक सुधारों के साथ सरकार इकाई शुरू की गई थी? बताओ दोस्तों। तो ये शुरू की गई थी शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी ने ही प्रशासनिक शुरुआत में इतिहास के पहली बार सिकंदराना के तहत सरकारी इकाई जिला की शुरुआत की। ठीक है, आगे चला जाए। जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी? बताओ वो दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम राजदूत विलियम्स हॉकिंस
1608 ईस्वी से लेके 1611 तक वो इंडिया में था। वह जहांगीर के समय भारत आया। उन्होंने जहांगीर से इंग्लिश खान की उपाधि ली। किसने ली? विलियम्स हॉकिंस। आगे चला जाए। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खान की हत्या की थी? बताओ दोस्त। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाने के लिए अफजल खान नामक अनुभवी एवं विश्वस्त सेना नायक को भेजा था, किंतु कूटनीति शिवाजी ने उसका वध नवंबर 1659 में कर दिया था, यानी 1659। ऋग्वेद में प्रयुक्त अगन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बताओ दोस्तों। ये प्रयोग किया गया है गाय के लिए। 25 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है? बताओ दोस्त, कौन सुमेलित नहीं है? कौशल, सरस्वती सही है, सूरसेना, मथुरा सही है, वत्स, कौशाम्बी। ये कुरु गलत दिया हुआ है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, आगे चला जाए। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था निम्न किस वर्ष लागू की गई थी? बताओ दोस्तों, किस वर्ष लागू की गई थी? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1793 ईस्वी में। ठीक है, आगे चला जाए। नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार थे? बताओ दोस्तों। 22 नंबर। ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नवरत्न में कौन कौन से थे? अमर सिंह थे, चंद्रवती थे, धरपकड़ थे, वारामीर, बरूची, हरिसेना, शंकु, वेला भट्ट थे, कालिदास जी थे। ठीक है। 29 नंबर क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? विशाखा दत्त। ये हो गया। मुच कटिकम किसने करी है? ये है हो गया शूद्रक। ठीक है, और शास्त्र हो गया आपका विष्णुगुप्त या चाणक्य, कोई भी ऑप्शन दे सकता है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। ठीक है, तो कौन सा सही हो गया? ए का तीसरा। ये आपका हो गया 3, 1, 4 यानी सी नंबर। ठीक है, आगे चलेगा। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? बताओ दोस्तों, किस विषय से है? तो इनका विषय था शासन के सिद्धांत एवं राजनीति। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? बताओ दोस्तों, कब आक्रमण किया था? ये किया था 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। उस समय भीमदेव काठियावाड़ का शासन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग गया। गजनवी के द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया एवं लूटा गया। ठीक है, आगे चला जाए। 31 नंबर हो गया। 32 नंबर क्या कह रहा है? गुप्त साम्राज्य ने हुड़ों को पराजित किया। बताओ दोस्तों, कौन सा इसमें से शासक थे जिन्होंने हुड़ों को पराजित किया? ये थे स्कंदगुप्त। ठीक है, कब लड़ाई हुई थी? 5458 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय गुप्त शासक स्कंदगुप्त का शासनकाल था। ठीक है, 33 नंबर चलते हैं। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन है? बताओ दोस्तों, कौन सा है पुराण? मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। केवल 5 पुराणों मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली का वर्णन प्राप्त होता है। 34 नंबर आ जाइए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया? बताओ दोस्तों, किसने जारी किया? एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए जल्दी से फटाफट। 34 का हो जाएगा रुद्रदमन। ठीक है, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों, कौन थे? ये थे नॉर्मन मायर्स। 36 नंबर आ जाते हैं। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? बताओ दोस्तों, किस जिले में है? ये है अररिया जिले में। ठीक है, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? बताओ दोस्तों, अनुपम झील किस जिले में है? तो यह है कैमूर जिले में। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं विषारण में क्रमशः वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है ये पूछा है? बताओ दोस्तों। ये हुई है आपका 75 वर्ग किलोमीटर, 338 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्या कह रहा है, भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू हुआ? बताओ दोस्तों, कब लागू हुआ ये लागू हुआ है डी नंबर 2005। भारत में अर्ध शोधन निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को 1 जुलाई को लागू हुआ था और 1 जुलाई 2005 से लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य काले धन को सफेद करने से रोकना था। ठीक है, कब लागू हुआ? अधिनियम पारित तो हो गया 2002 में, लेकिन लागू कब हुआ? 2005 से। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? बताओ दोस्तों, बताओ कौन सा है? ये हो जाएगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। 41 नंबर क्या कह रहे हैं, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को भाषा बताइए, ऑप्शन में से बताइए। आप लोग टीचर बनने वाले इनमें से कौन सा सही होगा? ये हो जाएगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, आगे चला जाए। 42 नंबर क्या कह रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वहन का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? बताओ दोस्तों, क्या उद्देश्य होना चाहिए? 42 नंबर का हो जाएगा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। 43 नंबर क्या कह रहा है, कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल तर्क सत्य दौर से जोड़ते हैं, अपनी संस्कृति दौर से केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। बताओ दोस्तों, कौन सा सही होगा? ये हो जाएगा अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं। 44 नंबर आ जाओ, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बताओ दोस्तों, कौन सा कथन सही है? हाथी अपना अत्यधिक भार होने का कारण बहुत आराम पसंद करते हैं। गलत। 3 महीने के हाथी के बच्चों का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। सही है ये। बेशक हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। गलत। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। गलत। 3 ये वाला सही है। ठीक है, 3 नंबर, हाल में ही किसी विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? बताओ, ये करंट का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अभी मैंने पिछले जो आपको करंट अफेयर की क्लास ली थी उसमें ये कराया हुआ क्वेश्चन है। बताओ दोस्तों, कौन सा सही होगा? अगर आपने जिसने भी वीडियो देखी होगी वो तो फटाफट आंसर लगा लेगा। बताओ दोस्तों, कौन सा सही? ये हो गया इंद्रमीत गिल। आगे चला जाए। भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? बताओ दोस्तों, ये रखा गया है वरुण। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में देश का पहला मानव यात्री ड्रोन वरुण बनाया गया। इस ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया। यह पायलट रहित ड्रोन होता है जो मानव यात्रियों को ले जा सकता है। यह ड्रोन 130 किलोग्राम वजन के साथ 25 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें याद रखिएगा। 47 नंबर क्या कर रहा है, हाल में ही किस विभाग द्वारा जागृति शुभांकर को लॉन्च किया गया है? बताओ, ये भी क्वेश्चन देखिए, मैंने अभी करंट अफेयर में जो टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन बताए थे करंट अफेयर में, उसमें ये क्वेश्चन है। बताओ दोस्तों, कौन सा सही है? ये हो जाएगा उपभोक्ता मामलों के विभाग। ठीक है ना। अब आ जाइए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया। ठीक है, वर्ष 2022 का सम्मेलन इसका 32वां संस्करण था। वर्ष 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लिथुआनिया में किया गया। बताओ, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सब गलत है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैं इसका बता दे रहा हूँ। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन 1949 में हुआ था। ये बातें याद रखिएगा, 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान में इसके 31 सदस्य हैं। वर्ष 2023 में फिनलैंड इस संगठन का 31वां सदस्य बना है। ठीक है, और 33वां संस्करण का आयोजन जुलाई 2023 में लिथुआनिया में किया जाएगा। ठीक है, लिथुआनिया में किया जाएगा। आगे चला जाए।
हाल में ही बिहार सरकार ने किस नदी में भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? बताओ दोस्तों, सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है नदी पे? ये किया गया है फल्गु नदी पे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी में भारत के सबसे बड़े डैम का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे चला जाए। जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? बताओ बताओ, क्या होगा नुकसान? उच्च लागत, पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी की कमी, इनमें से सभी। बताओ, इनमें से सभी। उच्च लागत, रासायनिक उर्वरक महंगे हो सकते हैं, खासकर छोटे किसानों या विकासशील देशों के किसानों के लिए। पर्यावरण का प्रदूषण भी होता है, मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। ठीक है, आगे चला जाए। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें डीएनए को आरएनए में बदला जा सकता है। बताओ दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है। तो कौन सी ये प्रक्रिया कहलाती है जो डीएनए को आरएनए में बदल सकता है? ये कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, आगे चला जाए। 52 नंबर, वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं? बताओ दोस्तों, कौन सी है? ये होती है प्रजातिकरण। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता और फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाता है? बताओ, ये होता है फाइबर। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव शरीर में पाचक एंजाइमों द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता। ये पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थों जैसे फलों, सब्जियां, साबुत अनाज, मेवे और फलियों में पाया जाता है। ठीक है, आगे चला जाए। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? बताइए दोस्तों, कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? 54 नंबर, लाल रक्त के लिए आयरन। ठीक है, आगे चला जाए। उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? बताओ जोड़। उस जोड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों में गति में सहायक होता है? तो ये होता है बॉल और सॉकेट। बॉल और सॉकेट तीनों तलों यानी सजिस्टल, कोरोनल और अनुप्रस्थ में गति को अनुमति देता है। मानव शरीर में बॉल और सॉकेट जोड़ों के उदाहरण में कंधे और कूल्हे जोड़ में शामिल है। मैं कुछ एग्जांपल आपको बता दे रहा हूँ। कंधे का जोड़ हमें हाथ ऊपर की ओर उठाने में, घुमाने में, सभी दिशाओं में ले जाने की अनुमति देते हैं। ठीक है, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट बच्ची मछली है। बताओ, मच्छरों को नियंत्रित करने के इस्तेमाल करने के लिए की जाने वाली कीट बच्ची मछली कौन सी है? बताओ कौन सी है? ये है गंबुसिया। ठीक है, बी नंबर। आगे चला जाए। 57 नंबर, केंद्रीय रिक्तियां सेंट्रल वोकोल जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका क्या कार्य है? बताओ। इसका कार्य है पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना। जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन कहलाता है? किसका अध्ययन है? बताओ। जैव विकास, मेंडल का नियम, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता। ये है आनुवांशिकता। और जेनेटिक्स वह मतलब विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीनों और आनुवंशिकताओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक कौन सा है? समय, चाल, दूरी का, बल का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताओ दोस्तों। प्रकाश वर्ष यानी दूरी का, मतलब जो डिस्टेंस होती है ब्रह्मांड की यानी खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। यह दूरी का मात्रक। एक प्रकाश वर्ष में कितने होते हैं? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चला जाए। 60 नंबर क्या कह रहे हैं? यदि दो वस्तुओं को, एक भारी और एक हल्की को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है, कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? निर्वात में पूछे। ठीक है, जब भारी वस्तु, हल्की वस्तु, ये वस्तुओं के आकार पर निर्भर करता है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जब निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है कि एयर नहीं है। एयर नहीं है तो दोनों का भार एक ही हो गया, यानी दोनों वस्तुएं एक ही समय पे जमीन पर पहुंचेंगी। वायु पर
मतलब वायु का कोई प्रतिरोध है नहीं, एक समान बुद्धि त्वरण लगेगा, यानी जी का मान एक ही होगा, चाहे उनका द्रव्यमान कुछ भी हो। इसलिए दो वस्तुओं चाहे भारी हो चाहे हल्की हो, जमीन के ऊपर से एक ही समान ऊंचाई से गिराई जाएगी तो वो समान त्वरण से ही गिरेंगे और एक ही जमीन में पहुंचेंगी। ये बात ध्यान रखिएगा। निर्वात में, जब निर्वात में दो वस्तुओं को एक साथ गिराई जाएगी, चाहे वो भारी हो हल्की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, निर्वात में एक ही साथ पहुंचेगी। रेफ्रिजरेटर, आगे क्वेश्चन चलते हैं। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? रेफ्रिजरेटर हवा को अंदर ठंडा करता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर से गर्मी निकाल कर उसे बाहर स्थानांतरित करके रेफ्रिजरेटर के बिक्री भाग को गर्म करके। बताओ कौन सा सही होगा इसमें? 61 नंबर। ये होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा कर। ठीक है, आगे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? बताओ दोस्तों। ये होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रकाश तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ध्यान रखिए। और जो इसकी विद्युत तरंगे जो होती हैं वो दोलनशील विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों से बनी होती है। जो अंतरिक्ष में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, यात्रा करती है। आगे चला जाए। 63 नंबर क्या कह रहा है? अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवर्ती रेंज क्या है? बताओ। आवर्ती रेंज इसकी होती है 20,000 हर्ट्ज से 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं जिसकी आवृत्ति मानव स्वरण की ऊपरी सर्व सीमा से अधिक होती है। ठीक है, आगे चला जाए। 64 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? बताओ दोस्तों। जनरेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर। विद्युत ऊर्जा है को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। कौन करता है? मोटर। ठीक है, और जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ट्रांसफार्मर का काम होता है विद्युत संकेत के वोल्टेज को स्तर को बदलता है। ट्रांसफार्मर का तो काम जानते ही हैं आप। ठीक है, 65 नंबर। आ जाइए, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से वो कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? बताओ कौन सा नहीं है? ये है चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। इस वजह से होता है क्योंकि तापमान, दबाव और आर्द्रता कुछ ऐसे कारक होते हैं जो किसी माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः तापमान और दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि आर्द्रता में वृद्धि के साथ घट भी सकती है। चलिए, 66 नंबर क्या कह रहा है? सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ये होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। कितने परसेंट पाया जाता है? 65% पाया जाता है। ठीक है, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2, फास्फोरस 1। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो सकता है आवेशित अनावेशित दोनों हो सकती हैं, क्योंकि कॉस्मिक किरणें जो होती हैं उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष के ब्रह्म भाग में पाए जाते हैं, बाहरी भाग में पाए जाते हैं। इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है और पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है। ठीक है, आगे चला जाए। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होगा? बताओ दोस्तों। आवर्त सारणी में अगर आप वर्ग में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन आएगा? ये बढ़ता है। ठीक है, मेंडली के आवर्त सारणी के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो एक प्रकार की निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग कर मंदक के लिए किया जाता है? बताओ दोस्तों। ग्रेफाइट, भारी जल, साधारण बल, इनमें से सभी। ये सभी का प्रयोग कर सकते हैं, साधारण जल का भी, भारी जल का भी, ग्रेफाइट का भी। ठीक है, आगे चला जाए। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? कॉपर, आयरन, फ्रेंसियम, इनमें से कोई नहीं। बताओ दोस्तों। तो ये हो जाएगा फ्रेंसियम।
क्योंकि पूछा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक, तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तो फ्रेंसियम में करता है, जबकि ठीक है। आगे चला है, निम्न से किसका पीएच मान 7 होता है? तो दोस्तों पीएच मान किसका 7 होता है? तो ये होता है उदासीन विलयन का। उदासीन विलयन का मान 7 होता है। वर्षा का शुद्ध जल की श्रेणी में आता है क्योंकि इसे उदासीन माना जाता है। शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है। ठीक है। 72 नंबर क्या कह रहा है? वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताओ दोस्तों। ये होता है हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजनीकरण से ही वनस्पति घी की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे चला जाए। 73 नंबर, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ दोस्तों। आप भी वाटर पार्क गए होंगे तो वहां देखा होगा, ठीक है, कि वहां पे क्या किसका प्रयोग किया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से किसका? कार्बन का तो प्रयोग करेंगे ही नहीं, करेंगे। सोडियम का भी नहीं कर सकते, सल्फर का भी नहीं कर सकते, तो बचा क्या? क्लोरीन का। क्लोरीन का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो उसमें होता है स्विमिंग पूल में, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तब प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए, संसद के सहयोग, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग, उच्चतम न्यायालय के सहयोग। बताओ दोस्तों। तो ये हो जाएगा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग के लिए। ठीक है। अनुच्छेद 52 के तहत भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि कौन सा अनुच्छेद? यानी आर्टिकल नंबर किसमें? 52। ठीक है। और 53(1) के तहत वो अपने शक्ति का प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 52 के द्वारा एक भारत का राष्ट्रपति होगा, ये कहा गया है। 53 क्लॉज 1 के तहत ये कहा गया है कि वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। 75 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। और भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से 35, ये ध्यान रखिएगा, इसमें मूल अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 और आर्टिकल नंबर 12 से 35। ठीक है। 76 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? बताओ दोस्तों। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसमें? ये है सिक्किम में, जिसमें ग्राम पंचायत और जिला पंचायत शामिल है। इसके अतिरिक्त मणिपुर में भी ये व्यवस्था शामिल है। ठीक है। 77 नंबर पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों में कौन से तत्व शामिल है? समान नागरिक संहिता, सरकारी समितियों की अभिवृद्धि, विधि के समक्ष समता। बताओ दोस्तों। तो ये केवल 1 और 2 है, क्योंकि अभी चल रहा था ना यूसीसी का मैटर, तो उसी के संबंधित में सारी चीजें हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समझ क्षमता का अधिकार के तहत भारत के राज्य किसी भी व्यक्ति के समस्या का अधिकार ले सकते हैं। भाग 4 के अनुच्छेद 43(b) के तहत सरकारी समितियों के अभिव्यक्ति से संबंधित प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता से संबंधित उपबंध है। ठीक है दोस्तों। भारतीय संसद बनती है, बताओ किससे बनती है? केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा और लोकसभा दोनों से, या लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री से, लोकसभा राष्ट्रपति से? ये बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा लोकसभा न लगा चले आइएगा। ये बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है। डी नंबर इसका सही होगा आंसर। ठीक है, आगे चला जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? बताओ दोस्तों। ये हो जाएगा अनुच्छेद 279। ठीक है। 80 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित में से नगर पालिका से संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? बताओ दोस्तों। कुल विषय हैं 18। ठीक है। 12वीं अनुसूची के 14वें
मतलब 74वें जो संवैधानिक संशोधन हुआ था, ठीक है, 1993 में, के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। ठीक है, आगे चला जाए। 80 नंबर क्या कह रहा है? भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? यानी कि 2 सदनों वाली जो पहली निर्वाचित संसद है, किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? बताओ दोस्तों, किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी 1952 में। ठीक है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति, 2 सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों का। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, 42 नंबर क्या कह रहा है? राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सही है भाई। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि सही है। केवल 1 और 3। ठीक है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। 83 नंबर क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना इस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। बताओ दोस्तों, ये हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 क्लॉज 1 के तहत प्रत्येक नागरिकों को अपने भवन के ऊपर झंडा फहराने, अभिव्यक्ति को दर्शाने की आजादी है। 25 जनवरी 2004 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि तिरंगा को फहराना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, बी नंबर। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो दोस्तों, 91 संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, अनुच्छेद 75 के अनुसार, आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो ये 7 सदस्य शामिल थे। ठीक है, आगे चला जाए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि जन धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? बताओ, ये आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117। ठीक है, भारतीय संविधान में। और अनुच्छेद 110 क्या कह रहा है? इस अनुच्छेद द्वारा धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यानी 110 नंबर क्या कह रहा है? कि धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है वो समझाएंगे। और 112 का क्या मतलब होता है? यह इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट राष्ट्रपति को संबोधित करके प्रस्तुत किया जाता है। और अनुच्छेद 115 में क्या बताया गया है? इस अनुच्छेद के तहत यह निर्देश है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग संसद में नहीं रखी जा सकती। और अनुच्छेद 17 धन विधेयक को पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मैंने चारों जो ऑप्शन दिए थे इसका मतलब बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 87 नंबर क्या कह रहा है? पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बताओ दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। सही है भैया। 11वीं अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन किया गया, 11वें अनुसूची में जोड़ा गया, लेकिन ये गलत है। नहीं, ये गलत है। 72वां 74वां, हाँ ये गलत होगा आपका। ये सही हो जाएगा, बी नंबर। 11वें अनुसूची में कुल 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, बिहार में पंचायती राज के शिशु, ये भी गलत है। पंचायती राज के पदोन्नतियों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है, ये भी गलत। हाँ, मतलब ये सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही होगा, ये यानी कि ये ऑप्शन गलत दिया गया है। बाकी सब सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत कथन पूछा है ना। कौन सा कथन गलत है? तो ये बी नंबर गलत है।
ठीक है, आगे चला जाए। 88 नंबर, निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? बताओ दोस्तों, ये की गई विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापट्टनम। 89 नंबर क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? बताओ दोस्तों। ये की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताओ दोस्तों, कौन सा है? ये हो जाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य रखा गया है। बताओ दोस्तों, ये बजट से क्वेश्चन है। ये आपका रखा गया है 20 लाख करोड़। ठीक है। माउंट क्योबो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बताओ दोस्तों। यह है दक्षिण अंडमान में। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? नहीं पूछा है। बताओ दोस्तों, कौन सा? ये दूध सागर। दूध सागर ये जलप्रपात गोवा में पाया जाता है, जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताओ दोस्तों, गिरना ये है महाराष्ट्र में, किस नासिक जिले में गिरना नदी पे ही स्थित है। जवाई सुकरी किसकी सहायक नदी है? ये किसकी है? लूनी नदी की है। कोयम्बटूर एवं कोच्चिन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? बताओ दोस्तों, कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जोड़ता है पालघाट दर्रा। दर्रे के भी सारे क्वेश्चन जो भी होते हैं, जितने भी दर्रे इंडिया में, ठीक है, सब मैंने ये सबको आपको वीडियो, आप जाइए प्लेलिस्ट में, सारी वीडियो मिल जाएगी। एक बार आप देख लेंगे वीडियो, 10 मिनट का वीडियो है, सारा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? बताओ। ये हो जाएगा हम्बल बोल्ट। हम्बल बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। इस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है। ये है कांगो। निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है पूछा है, ध्यान रखिएगा। ये है पारसनाथ। हिमालय, अल्पास, यूराल, रॉकीज और एंडी पर्वत जो होते हैं वह वलित पर्वत के उदाहरण है, जबकि पारसनाथ, नीलगिरी, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बताओ दोस्तों, किस ग्रह का विशिष्ट गुण है जिसके चुंबकीय क्षेत्र का होना पाया जाता है? बताओ दोस्तों। ये हो जाएगा आपका बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा हल्का ग्रह है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं। इस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है यही है कि चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में, यानी कि 28 दिन में पूरा कर लेता है। 88 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, ये रहे आपके 100 क्वेश्चन जीके के। इसमें जनरल साइंस भी आ गया, जीएस भी आ गया, आपका पॉलिटिक्स भी आ गया, सब आ गया। तो इसी तरह आप ये क्लास देखते रहिए। आई होप आपसे इसका आपको फायदा होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन बनने ही बनने इसी तरह। ठीक है, बस औसत ऑप्शन चेंज कर दे, लेकिन आंसर तो वही रहेगा ना। ठीक है, तो आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।